ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। और मैं समझता हूँ अगर गुड्डू जमाली अभी से वाकई बहन जी का माने इशारा हो गया होगा और वो अभी से अगर तैयारी करेंगे तो बड़ी चुनौती वो खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली इससे पहले लोकसभा लड़ चुके हैं मुलायम सिंह के समय में और बड़ी चुनौती उस समय भी उन्होंने खड़ी की थी और मतलब कम अंतराल से हार जीत हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में सपा ने अभी निर्णय ही नहीं लिया कि इस खाली सीट पर लड़ाना किसको है। नहीं नाम आ तो रहा, कुछ लोग कह रहे नहीं नाम आ रहा, नहीं नाम आ रहा, लेकिन पत्ते खुल नहीं रहे ना। पत्ते खोलने की असल बात है। गुड्डू जमाली की बात आई है तो बसपा की तरफ से कोई वो बयान नहीं आया कि नहीं गुड्डू जमाली नहीं होगा, अभी विचार ऐसा कुछ नहीं आया। मैंने बात चल चुकी है तो लग रहा चल ही चुकी है और शायद अगर ये चलती रही और अगर पार्टी में वापसी भी होगी, वापसी मैं कह तो रहा हूँ कि अगर अधिकृत स्टेटमेंट आ गया बसपा के तरफ से कि हाँ गुड्डू जमाली ही प्रत्याशी होंगे तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा होगी। गुड्डू जमाली बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव को अभी से ही सतर्क रहना पड़ेगा। गुड्डू जमाली को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जब निर्दलीय चुनाव लड़कर MIM तो एक नाम था, निर्दलीय मैं कहता हूँ उसको, MIM भी अगर मान लें तो MIM ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गुड्डू जमाली ने MIM से लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। वहाँ सपा जीती ज़रूर है लेकिन गुड्डू जमाली ने भाजपा से, गुड्डू जमाली आगे रहे हैं, बसपा से आगे रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो तिकोना बना था उस कोन में गुड्डू जमाली बने रहे। तो ये तो कहा जा सकता है कि मजबूत उम्मीदवार हैं। और फिर बसपा का अगर टिकट मिल जाएगा तो एक समीकरण जो बसपा का अपना है, बसपा भी आजमगढ़ में मजबूत रही है किसी ज़माने में और बसपा का जनाधार माना जाता रहा है। ये अलग बात है कि इस परिस्थिति बदली, हालात बदले, वो पैसे उसे का आरोप लगता रहा, लेन देन, और पार्टी की छवि खराब हो गई, लोग धीरे धीरे इधर उधर हो गए। एक ज़माने में बसपा वहाँ से सीटें जीता करती थी। चेहरा है ना, गुड्डू एक चेहरा है और बसपा एक पार्टी है और बसपा का अपना चुनावी गणित रहता है। और अब इतने माहौल ख़राब होने पर, जबकि बहन जी ने खुद कई बयान दे दिए, ऐसे बहन जी निष्क्रिय नहीं रही। अमित शाह ने कहा कि उनकी तो अभी ठंड ही ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद भी 10-12% वोट आना इस बात को दर्शाता है कि समाज का एक तबका अभी भी कहीं ना कहीं बसपा को वोट देता है। तो उसका लाभ गुड्डू जमाली को तो मिल सकता बड़ी है। चुनौती दे सकती है। बिल्कुल, गुड्डू जमाली प्रत्याशी है इसलिए और बड़ी चुनौती है। अगर कोई और प्रत्याशी होते तो शायद उतनी बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर पाते। गुड्डू जमाली चुनौती इसलिए देंगे कि मुस्लिम मतदाता जिसकी बड़ी आबादी वहाँ आजमगढ़ में है वो गुड्डू जमाली पर भरोसा करेगा। अखिलेश के बनिस्बत गुड्डू जमाली पर वो इसलिए करेगा कि गुड्डू जमाली वो जो है संघर्षशील आदमी है, मतलब लड़ने झगड़ने, बोलने वाला, मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाला। रामपुर सपा का परंपरागत सीट रहा है और उसको सपा का कहें या आज़म खान का कहें, दोनों माना जा सकता है। इतनी विपरीत परिस्थिति में जब के कई मुकदमे झेल रहा है आज़म परिवार और आज़म खान स्वयं जेल में हैं, अभी उनकी पत्नी बेटे का बेल हुआ था तो बाहर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी अगर बाप बेटा दोनों बड़े मार्जिन से चुनाव जीतता है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि विपरीत परिस्थिति में भी रामपुर की जनता आज़म खान के साथ है। बाप भी यानी आज़म खान स्वयं चुनाव जीते हैं, अब्दुल्ला आज़म जीते हैं और उनके चचा हैं नसीर खान जो चमरौआ विधानसभा से, यानी कि 3 विधानसभा पर तो एक परिवार ही का कब्जा है और 2 विधानसभा में एक सुरक्षित सीट है और एक सामान्य है। तो 3 जीतने का मतलब है कि लोकसभा से भी जीत गया वो, तो इसलिए रामपुर पर बहुत ज़्यादा पेच नहीं फंसेगा। रामपुर पर तो सपा का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहेगा। आजमगढ़ अब आप आ जाएँ, आजमगढ़ में 10 विधानसभा इस बार सपा जीती है। ये कहा जा सकता है कि इस माहौल में, माहौल कोई बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कई सीटों पर जो है 100-250 का मार्जिन रहा, धर पकड़ और EVM और दुनिया जहान सारे ड्रामे जो हुए, तो इसका मतलब अब उससे ज़्यादा ड्रामा होगा अगर ड्रामा हुआ तो। कारण कि तब तो कहा जाता था चुनाव आयोग का सब कुछ चलता था, लेकिन अब बाई इलेक्शन में चुनाव आयोग का बहुत कुछ नहीं चलता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल सरकार वहाँ मौजूद है।
चुनाव के समय जो विधानसभा का आम चुनाव था तो उसमें मुख्यमंत्री को कार्यवाहक कहा जाता जब तक चुनाव नहीं हो जाए। सारे डिसीजन चुनाव आयोग लेते हैं, लेकिन अब जो बाई इलेक्शन होगा उसमें सारे डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेंगे। चुनाव आयोग कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ चुनाव आयोग को चुनाव करवा देना है या ईवीएम ढोना इधर उधर लंपन, मतलब फॉर्मेलिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में योगी जी का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो चुनौती तो है, चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर ये फैसला किया कि मुझे विधानसभा में रहना है तो ये फैसला अच्छा फैसला है, पहले ही करना चाहिए था। लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़ने की खबर भी आप लोगों को आ रही होगी कि जैसे अखिलेश यादव ने ये फैसला किया कि मैं विधानसभा में रहूँगा, लोकसभा में नहीं रहूँगा, वैसे ही उनके चचा जो हैं उन्होंने अपना सुर और तेवर सब बदल लिया। और अभी की खबर है कि लखनऊ विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, शपथ विधायक ले रहे हैं और शिवपाल जी जो है वो अपने भाई मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अभी मुलाकात करके वो यूपी सदन निकले हैं, 2 घंटे पहले की बात है। समीक्षा बैठक में भी नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी अखिलेश यादव के लिए भी नहीं है। जो बातें पहले कही जाती थी अपर्णा यादव को लेकर, उससे पहले चुनाव 17 में शिवपाल यादव बड़े फैक्टर माने गए थे। कहा गया था कि घर में ही जब एक नहीं है तो बाहर क्या होंगे, इत्यादि इत्यादि। वो मामला फिर शुरू है। इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं अखिलेश यादव, ये तो समय मैं बताएगा, अभी हम लोग को भी देखना है। लेकिन कुल मिलाकर आज़म खान और अखिलेश यादव का यूपी में रहना, विधानसभा में रहने का मतलब यूपी में रहना, सपा के लिए बेहतर कहा जाएगा। नहीं, देखिए मैं दल में तो नहीं हूँ, किसी ज़माने में मैं भी बसपा में था और सक्रिय था। मैं आप लोगों के माध्यम से बहन जी को ये संदेश देना चाहूँगा कि मुसलमान जो बसपा से अलग हुआ है वो उनके ही क्रियाकलापों और उनके ही बयानों से हुआ है। 4-5 अधिकृत उनके बयान हैं, मुसलमानों ने धोखा दिया। इस चुनाव के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों का नाम लिया, जबकि मुसलमानों का कहना है कि आप अपने जो पार्टी का सिद्धांत है, जो तय किया है साहब काशीराम ने, और जो मैनिफेस्टो है उस पर आप कायम क्यों नहीं रहती हैं। समय समय पर आप परिस्थिति के अनुसार जो है निर्णय लेती हैं, जिसको हम दुश्मन मानते हैं। देखिए, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। कांग्रेस और भाजपा मनुवादियों का ध्वजारोहक है। ये दोनों कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का भला नहीं कर सकता। आज अगर माइनॉरिटी पिछड़ा है या SC के अधिकार मारे जा रहे हैं तो मौजूदा समय में जो सरकार वो तो जिम्मेदार है ही, कांग्रेस की लंबी सरकार भी मैंने इसकी जिम्मेदार है। तो काशीराम साहब ने कहा था पहले कांग्रेस ख़त्म होगी, फिर भाजपा ख़त्म होगी, तभी जाकर बसपा का राज आएगा। कांग्रेस ख़त्म हो गई, भाजपा ख़त्म हो रही थी, बहन जी ने जीवनदान दे दिया। आज भी बहन जी एक वायदा कर लें प्रदेश में कि किसी भी कीमत पर परले आ जाएगा वो तो ठीक है, मगर हम भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, विपक्ष में रहेंगे, हम सब्र करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। देखिए, भरोसा कहा तो है कि राष्ट्रपति मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनूंगी। देखिए, राष्ट्रपति नहीं बनूंगी ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जहां सपा माने जीत रही हो और बसपा नहीं जीत रही हो, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो हमारे लोग भाजपा को वोट दे दें। ऑन रिकॉर्ड बयान है। ये मैसेज गलत गया। ये तो नहीं का है ना सर? नहीं, इस बार का बयान भी आया, 17 में भी एक बयान आया, 14 में उन्होंने बाज़ाफ्ता कहा कि चूंकि मुस्लिम आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए हमने सपा को हराने के लिए, यानी आप जानबूझकर मुस्लिम को सपा का बना रहे हैं, जबकि मुस्लिम। उस बयान में कट्टरवादी शब्द भी था। हाँ, कट्टरवादी और आतंकी सारे शब्द थे जो बिल्कुल अराजनैतिक है और कहीं से भी उचित नहीं है। और पता नहीं जो मुस्लिम लीडर बसपा में थे उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, और इसलिए दर्ज नहीं कराई कि बसपा में दरअसल कोई थे ही नहीं। ये सब तो पैसा देकर टिकट लेने वाले हैं और परिस्थितियों का लाभ लेने वाले। देखिए, बसपा एक मिशनरी पार्टी है और मिशनरी जो होता है वो अवसरवादी नहीं होता। वो तो अब चाहे परिस्थिति जैसी भी हो वो अडिग और अड़ा रहता है। मैं आज फिर कहता हूँ, बसपा से जुड़े हुए तमाम लोगों को, विशेषकर समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी जिन्होंने मिशन को समझा है, करीब से देखा है, वो अड़े भी और बहन जी को समय समय पर कहें। सुप्रीमो शब्द नहीं चलेगा। ये लोजपा में शुरू हुआ था, रामविलास पासवान में, लोजपा सुप्रीमो, बाद में वही बात आ गया बसपा सुप्रीमो। एक सुप्रीमो का मतलब होता है कि अब कोई इस पर कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। हम उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान में। तो पार्टी में ही अगर
डेमोक्रेसी नहीं होगा, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोलेंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए। तो अगर जो लोग भी मिशनरी होते और अगर बहन जी को पहले ही रोक लिए होते कि आप ऐसा बयान नहीं दें, तो परिस्थितियां आज अलग होती। सारा मुस्लिम समाज बसपा के साथ होता, सरकार बसपा की बनती, 2007 की तरह बनती। मगर अभी भी समय गया हुआ नहीं है। मुसलमानों का पहला पसंद आज भी जो है वो बसपा नहीं बल्कि दलित लीडर है। हम दलित लीडरों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में भारत में देखना चाहते हैं। ये भारत के आम मुसलमानों के मन में है।